गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जो है बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। इससे पहले आपको पाठ्य निहित प्रश्न के क्वेश्चन बताए गए थे। आज जो है आपको पाठ्य निहित प्रश्न का एनसीईआरटी पेज नंबर 40 के क्वेश्चन और उसके बाद जो दिया गया है इनके बारे में बताया जाएगा। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, छठवां जो है एनसीईआरटी का। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की महक कैसी होती है? सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ठीक है, इस गैस का उपयोग किया जा रहा है गुणात्मक विश्लेषण के लिए। ठीक, यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर विलेयता 0.195 मोलर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता दिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे विलेयता दिया गया है 0.195 मोलर। आपको हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है, केएच का गणना करना है। तो यहाँ पर विलेयता दिया गया है आपको, तो इसकी मदद से जो है आप जो है आगे बढ़ेंगे और हेनरी का सूत्र जो है, ठीक है, आंशिक दाब P बराबर KH इंटू एक्स, इसका उपयोग करके KH का मान निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जो है x का मान कैसे निकालेंगे? तो x का मान जो है मोल प्रभाज है। ठीक है, तो मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो आपको अलग अलग मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जल के मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी और हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की घुलनशीलता दिया हुआ है। ठीक है, तो उस आधार पर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा यह। तो आप लोग ध्यान दें, हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में घुलनशीलता यह क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.195। ठीक है, मोलर यह दिया हुआ है आपको, या विलेयता, ठीक है, विलेयता 0.195 मोलर, या इसको आप कह सकते हैं 0.195 मोल कह सकते हैं। ठीक है, इतना मोल हो जाएगा। अब आप देखो 1 किलोग्राम जल, 1 किलोग्राम जल तब 1 किलोग्राम H2O, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में क्या हुआ? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का में मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है? तो 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल होगा। अब जल के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो जल के मोलों की संख्या आप सूत्र जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट 1000 है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 55.55। तो यह हो गया जल के मोलों की संख्या। ठीक है, जल के मोलों की संख्या। और हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या, घुलनशीलता का जो मान दिया है 0.195 मोलर, ठीक है, वही बराबर हो जाएगा 0.195 मोल के। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल हो गया 0.195 और जल का मोल निकल गया 55.55 मोल। ठीक, अब मोल प्रभाज निकालते हैं। विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज, विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज x बराबर हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या 0.195 अब बटे हाइड्रोजन सल्फाइड की मोलों की संख्या आधन जल के मोलों की संख्या। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या का मान रख दिए, जल के मोलों की संख्या का मान रख दिए, फिर इन दोनों को जोड़ दिए, तो यह हो गया आपका जोड़ने पे 55.745। ठीक, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.0035। तो इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल गया, X से H2S का मान 0.0035। अब जो है क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
कितना होता है, तो एसटीपी पर दाब होता है 0.987 बार। एसटीपी पर यह दाब क्या होता है, फिक्स होता है 0.987 बार। तो इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाव आपको पता चल गया और एसटीपी पर दाब पता चल गया। अब हेनरी का नियम लगाएं, ठीक है, हेनरी का नियम लगाएं। पी आंशिक दाब PH2S बराबर KH इंटू XH2S, ठीक है, PH2S बराबर KH इंटू XH2S, ठीक। तो KH बराबर तो PH2S अपान XH2S। PH2S हाइड्रोजन सल्फाइड का आंशिक दाब, तो एसटीपी पर जो आंशिक दाब है तो वह मान रख दो 0.987 बार, और XH2S हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाव जो निकला हुआ है 0.0035, तो उसको यहाँ रख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हेनरी स्थिरांक KH बराबर या आंशिक दाब हाइड्रोजन सल्फाइड का और मोल प्रभाव हाइड्रोजन सल्फाइड का आप डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 282 बार, ठीक है। तो यह हो गया आपका 282 बार हेनरी स्थिरांक KH का मान, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हेनरी समीकरण को यूज करके हल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मोल प्रभाव निकालना पड़ेगा, तब यह समीकरण यूज होगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर अगला 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। तो आप देख रहे हैं कि 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.67 × 10⁸ पास्कल, ठीक। 500 ml सोडा जल 500 ml सोडा जल 2.5 ATM वायुमंडल दाब पर बंद किया गया है। तो 500 ml सोडा जल को 2.5 वायुमंडल, ठीक है, 205 ATM दाब पर बंद किया गया, ठीक। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपको बताना है 298 केल्विन पर कितना CO2 जो है उसमें घुला हुआ है। 298 पर विलेयता दिया है, जल में विलेयता का हेनरी स्थिरांक का मान, ठीक है, और 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करना है, आपको वेट बताना है कितना ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुला हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको निकालना है, वेट का मान निकालना है। तो वेट कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो कि मोलों की संख्या n बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 44 होता है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो मोलों की संख्या जो है मोल अंश से निकालना पड़ेगा, ठीक है, मोल अंश से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल है तो मोल अंश का उपयोग करेंगे। तो पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोल अंश निकालना पड़ेगा, उस मोल अंश के फार्मूले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या निकलेगी, और उसके बाद जो है आप इस वेट बराबर मोलों की संख्या इंटू मॉलिक्यूलर वेट का यूज करेंगे, और तब जाके आपको लास्ट में रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले जो है यह जो दिया हुआ है आपको पास्कल में, हेनरी स्थिरांक का मान पास्कल में दिया है, तो इसको सबसे पहले आप वायुमंडल में चेंज करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, वायुमंडल में चेंज करें। तो देखें ध्यान से, यह आपका दिया है हेनरी स्थिरांक KH का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल, ठीक है, यह वैल्यू दिया हुआ है। इसको आप पहले वायुमंडल में चेंज करें। तो यहाँ पे एक हम जानते हैं कि एक वायुमंडल 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, यह वैल्यू होता है इतना पास्कल के, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो 1.013 × 10⁵ पास्कल, एक वायुमंडल बराबर 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो पास्कल बराबर क्या हो जाएगा,
तो पास्कल बराबर हो जाएगा 1/1.013 × 10⁵ वायुमंडल एटीएम। ठीक है, तो ये पास्कल की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख सकते हैं पास्कल के जगह पे, तो ये वायुमंडल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो KH बराबर 1.67 × 10⁵ गुणे पास्कल का यह वैल्यू 1 ATM बटे 1.013 × 10⁵। ठीक, तो यह हो गया आपका 1.67 × 10⁵ अपान 1.013 × 10⁵ ATM। अब इसको डिवाइड करो आप, ये 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 यहाँ 3 केवल बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1.648 × 10⁵ ATM। तो इस तरह KH का मान जो है हेनरी स्थिरांक KH का मान किसमें चेंज हो गया? वायुमंडल में चेंज हो गया। ठीक है, 1.648 × 10⁵ ATM। ठीक है, तो यह KH का मान वायुमंडल में चेंज हो गया। हमें क्या करना है? ठीक है, मोलों की संख्या n बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट निकालना था तो वेट इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट CO2 पता है हमको, पहले मोलों की संख्या निकालना है किसकी हेल्प से? ठीक है, मोल प्रभाज की हेल्प से आप निकालोगे। तो KH का मान वायुमंडल में चेंज हो चुका है। अब आगे देखो, आपको निकालना है NCO2 क्या होगा, NCO2 क्या होगा, यही आपको निकालना है, तब उसको यूज करके आप निकाल लोगे। तो आइए हेनरी के नियमानुसार कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज XCO2। ठीक है, तो XCO2 क्या होगा? CO2 का आंशिक दाब बटे CO2 का KH। XCO2 बराबर CO2 का आंशिक दाब, ठीक है, और CO2 का हेनरी स्थिरांक KH। XCO2 बराबर P बटे KH। P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंशिक दाब जब बंद किया गया था तो 2.5 ATM था, और KH का मान जो ATM में आप चेंज कर चुके हो तो 1.648 × 10⁵ ATM। इसको आपने सॉल्व करेंगे, ATM कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10-3 हो जाएगा, तो 1.52 × 10⁻³ यह निकल गया आपका XCO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज निकल गया। ठीक है, 1.52 × 10⁻³। अब जो है जल के मोलों की संख्या निकालिए, NH2O। ठीक है, जल के मोलों की संख्या NH2O वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो NH2O बराबर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जल का? 18 होता है। ठीक, 18 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल। ठीक है, या मोल -1 ऊपर जाएगा, मोल +1 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल H2O का कितने? 27.78 मोल। 27.78 मोल यह हो गया। अब जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश, तो यह हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश XCO2 बराबर NCO2 अपान NCO2 + NH2O। अब यहाँ पे देखो, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम घुलता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम घुलता है, तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या है इसको हम हटा सकते हैं। हर में से NCO2 को हटा देते हैं क्योंकि CO2 जल में अति अल्प विलेय है। ठीक है, तो यह NCO2 हटा दोगे तो आएगा XCO2 बराबर NCO2 अपान NH2O। XCO2 बराबर NCO2 अपान NH2O। ठीक, अब जो है NCO2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NCO2 बराबर XCO2 × NH2O। XCO2 × NH2O। NCO2 बराबर XCO2 अभी आप निकाले थे। ठीक है, तो वह आप मान यहाँ रखें 1.52 × 10⁻³। ठीक है, और NH2O भी निकाले हैं 27.78। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह आ गया 0.0422 मोल। तो यह निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या NCO2 आ गया 0.0422 मोल। ठीक, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो यह हो गया आपका 44। अब आप फार्मूला यूज करो, वेट बराबर वेट इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, यह जो आया है 0.0422, और मॉलिक्यूलर वेट 44, मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ गया 1.857 ग्राम। 1.857 ग्राम। ठीक है, तो यह हो गया आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करना था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको निकालना था 298
केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। तो यह कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा घुली हुई है? 1.857 ग्राम। ठीक है, तो यह हो गया आपका पेज नंबर 40 का पाठ्यनिहित प्रश्न। अब आप देखते हैं आगे अगले एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्नों के बारे में। तो अगला जो है पाठ्यनिहित प्रश्न है आपका पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 46 पे यह है आपका क्वेश्चन। देखें ध्यान से, यह क्वेश्चन है दिया गया है 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी, दो शुद्ध द्रव है, प्योर वाटर है, देखिए प्योर द्रव है। 250 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब, ठीक है, ए का वाष्प दाब दिया है 450 mmHg और बी का वाष्प दिया है 750 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है, पी कुल का मान दिया है 600 mmHg हो, तो द्रव के मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। आपको द्रव के मिश्रण का संगठन ज्ञात करना है, ए का मोल अंश और बी का मोल अंश निकालना है। ठीक है, द्रव मिश्रण में ए का मोल अंश और द्रव मिश्रण में बी का मोल अंश निकालना, और फिर वाष्प अवस्था का संगठन ज्ञात कीजिए। वाष्प अवस्था में भी मोल अंश का मान निकालना है, ए का मोल अंश और बी का मोल अंश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल अंश का उपयोग करना है। ठीक है, तो जो आपको हेनरी के नियम में बताए गए थे, पास्कल का नियम, ठीक है, पास्कल का नियम, पी कुल वाला फार्मूला जो पढ़ो थे, ठीक है, पी कुल बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, उस फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप देखो ध्यान से, पहले माना ए के मिश्रण में मोल अंश एक्स ए के मिश्रण में मोल अंश मान लिया कितना, एक्स ए। ठीक है, तो बी के मोल अंश कितने होंगे? तो आप पढ़े थे कि अगर ए बी दो ही हो तो x1, ठीक है, प्लस x2 या xa प्लस xb बराबर 1 होता है, xa प्लस xb बराबर 1 होता है, या x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो जब एक का पता होगा तो 1 में से माइनस करेंगे दूसरा पता हो जाएगा। तो ए के मिश्रण में मोल अंश xa है, तो बी का मोल अंश क्या हो जाएगा, 1 माइनस xa हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस xa हो जाएगा। प्रश्न में पी कुल का मान दिया है 600 mmHg, ठीक है, यह दिया हुआ है। तो पी, ठीक है, तो पी ए नाट शुद्ध का मान दिया है ए और बी का, तो पी ए नाट का मान दिया है 450 mmHg और पीबी का मान नाट का मान दिया है 700 mmHg, या प्योर स्टेट में। आप फार्मूला जानते हो, पी कुल बराबर, ठीक है, पी कुल बराबर पी ए नाट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नाट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी कुल बराबर पी ए नाट एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी का मान रख दो 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी का मान यहाँ रख दिए 1 माइनस एक्स ए। अब टोटल वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था उसको रखिए। पी कुल का मान दिया है 600, ठीक है, पी ए नाट का मान 450 एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी नाट का मान दिया है 700 और 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 600 इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 700 1 जा 700, इसके यह हो गया माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई किए 700 एक्स ए। ठीक, 600 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 700 आगे कर दिए, 700 प्लस यह 450 एक्स ए और माइनस 700 एक्स ए, तो 600 बराबर 700 और यह माइनस 700 एक्स है प्लस 450 एक्स है, तो माइनस 700 में से 450 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स कॉमन होगा, तो यह हो गया आपका माइनस 250 एक्स ए। ठीक है, अब जो है माइनस 250 एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया आपका प्लस 250 एक्स है और यह 700 इधर लाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 600 माइनस किए 100, तो 250 एक्स बराबर 100, तो एक्स बराबर 100 बटा 250, 100 बटे 250, तो यह आ गया 0.4। ठीक है, तो ए के मोल अंश निकल गए, एक्स बराबर 0.4। ठीक, तो द्रव मिश्रण में ए के मोल अंश बराबर 0.4 तथा द्रव मिश्रण में बी के मोल अंश बराबर 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए का मान 0.4, तो 0.6। ठीक है, तो द्रव में मिश्रण बी के मोल अंश कितने हो गए, 0.6। ठीक है, तो यह हो गया। अब फिर वाष्प अवस्था में निकालना था।
तो वाष्प मात्रा का संगठन Pa बराबर Pa कुल इंटू एक्स है। वाष्प मात्रा का संगठन Pa बराबर Pa कुल इंटू एक्स है। तो एक्स ए बराबर Pa अपान Pa कुल, एक्स ए बराबर Pa अपान Pa कुल। तो Pa का मान रखो यहाँ पे Pa नॉट इंटू एक्स ए अपान Pa कुल, Pa नॉट इंटू एक्स ए अपान Pa कुल। यह हो गया। तो एक्स ए बराबर Pa नॉट, Pa का मान नॉट का मान 450, एक्स ए का मान आप निकाले हो 0.4 और Pa का कुल का मान दिया है 600। तो इस तरह से एक्स ए का मान निकल गया 0.3। तो जब एक्स ए का मान 0.3 है तो एक्स बी का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7। ठीक है। तो इस तरह से वाष्प मात्रा का संगठन आप निकालोगे Pa बराबर Pa कुल इंटू एक्स ए। तो एक्स ए बराबर Pa अपान Pa कुल, Pa का मान आपने रखा Pa नॉट इंटू एक्स ए अपान Pa कुल, वैल्यू आप रखो एक्स ए बराबर Pa नॉट का मान 450, एक्स ए का मान 0.4 और Pa कुल का मान 600, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे एक्स ए का मान आ जाएगा 0.3। ठीक है। तो इस तरह से A के मोल अंश निकल गए कितने 0.3। तो B का मोल अंश कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3। तो माइनस करोगे तो आएगा 0.7। ठीक है। तो इस तरह वाष्प अवस्था में भी आपने A और B का मोल अंश निकाल लिया। ठीक। अब आप देखते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 54 का पाठ्यनिहित क्वेश्चन को। तो यह इससे पहले आपने पेज नंबर 46 का पाठ्यनिहित क्वेश्चन देखा था। अब आप आ गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 54 का पाठ्यनिहित प्रश्न। ये देखें आप, नवा क्वेश्चन है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mHg है। ठीक है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब और इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। ठीक है। तो इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब निकालना है और आपेक्षिक अवनमन की गणना करना है। ठीक है। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है 23.8 mHg, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो सूचनाएं दी गई हैं वो आप लिखो। पहले दिया है शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब लिखे Pa नॉट इक्वल टू 23.8 mHg। ठीक है। Pa नॉट इक्वल टू 23.8 mHg दिया हुआ है। और विलयन के लिए जल का वाष्प दाब और अपेक्षिक अवनमन निकालना है। विलयन के लिए जल का वाष्प दाब और अपेक्षिक अनुमान निकालना है। तो विलयन के लिए PS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन के लिए आंशिक दाब PS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह निकालना है। और अवनमन निकालना है। और क्या निकालना है अवनमन, Pa नॉट माइनस PS अपान Pa नॉट का मान निकालना है। Pa नॉट माइनस PS अपान Pa नॉट। ठीक है। यह निकालना है अवनमन। तो जो सूचनाएं दी गई है उसको लिखो। ठीक है। W1 दिया है 850 ग्राम, 850 ग्राम दिया हुआ है। और W2 कितना दिया है 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो 850 ग्राम और 50 ग्राम यहाँ पर दिया गया है। W1 का मान दिया है आपका 850 ग्राम। ठीक है। और W2 का मान कितना दिया है 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। यह हो गया। M1H2O का कितना होगा 18 ग्राम पर मोल, M2 यूरिया का 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब राउल्ट का नियम आप यहाँ यूज करोगे। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, Pa नॉट क्वेश्चन से मिला है आपको 23.8 mHg, PS सोल्यूशन का निकालना है। ठीक है। W1 850 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, W2 50 ग्राम ये भी दिया हुआ है। ठीक है। तो M1H2O का होगा 18 ग्राम पर मोल, यूरिया का M2 होगा 60 ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गए। अब यहाँ पे राउल्ट का नियम लगाइए। राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू N2 अपान N1 धन N2। ठीक है। अब N2 मतलब मूलक संख्या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, W2 बटे M2 अपान W1 बटा M1 प्लस W2 अपान M2। ठीक है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू W2 बटे M2। तो W2 का मान 50 बटे 60 अपान W1 850 बटे 18 प्लस 50 बटे 60। ठीक है। तो यह 50 में 60 का भाग देंगे 0.83, अगर आप भाग दोगे तो 47.22, इसका आप दोगे तो 0.83 यह आएगा। ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू 10.83 अपान 48.05। इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा
0.017। तो यह निकल गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन 0.017। अब यहाँ पे पी नॉट का मान दिया था क्वेश्चन में 23.8 mmHg, मान रख दें 23.8। तो यह आपका हो गया पी नॉट का मान रख दें, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस, ठीक है, पी नॉट। तो यहाँ से आपको वैल्यू आप पुट करो, ये आपका पी नॉट का मान जो दिया है 23.8 माइनस पी एस, ठीक है। तो यह आपका वैल्यू जो दिया हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए, यह आपका राउल्ट का नियम जो आप निकाले हो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर यह जो आप निकाले हैं 0.017, ठीक है, यह हो गया। अब पी नॉट का मान क्वेश्चन में आपको पता है तो उसको रख दो। 23.8 माइनस पी एस अपान पी नॉट का वैल्यू यहाँ पर रखना है इक्वल टू 0.017, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए पी नॉट का, तो यह हो गया 23.8 माइनस पी एस अपान 0.017 इंटू पी नॉट, ठीक। अब इसमें 23.8 माइनस पी एस अपान यहाँ पी नॉट का वैल्यू रख दो, तो 0.017 गुणे पी नॉट का 23.8, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो यह हो गया 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर यह हो गया 0.4046, ठीक। अब जो है 23.8 यह है, और इसको इधर लाइए तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.4046, और यह प्लस पी एस को इधर लाए तो माइनस पी एस को इधर लाए तो पी एस हो जाएगा, प्लस पी एस हो जाएगा। अब 23.8 में से यह 0.4046 को माइनस करें तो 23.39 हो जाएगा बराबर पी एस, ठीक है। 23.39 को क्या लिख सकते हो, 23.4 लिख सकते हैं, 23.4 पी एस, ठीक है। तो यह आपका आंशिक दाब सोल्यूशन का निकल गया 23.4, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है आंशिक दाब निकाल लेंगे सोल्यूशन का। अब आप देखो आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। तो आपको सुक्रोज का मात्रा निकालना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन देखो, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, यह तो आपका आंसर निकल चुका है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, ध्यान दें, ये आपको निकालना है सुक्रोज का अमाउंट W निकालना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, कैपिटल W दिया है 500 ग्राम, कैपिटल W का मान 500 ग्राम। टेम्परेचर सोल्यूशन कितना होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, और टी नॉट का मान कितना दिया है 99.63 डिग्री सेल्सियस। यह सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जल का क्वथन दिया है 99.63 डिग्री सेल्सियस, यह हो गया आपका टी नॉट का मान, ठीक है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप जो है डेल्टा टीवी निकालें, ठीक है। डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टी नॉट, डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टी नॉट, टी एस का मान 100 और टी नॉट का मान 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो यह हो गया डेल्टा टीवी बराबर 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से डेल्टा टीवी का मान निकल गया। अब आप फार्मूला जानते हो कि डेल्टा टीवी बराबर W गुणे 1000 इंटू केवी अपान कैपिटल W इंटू स्मॉल एम, ठीक है। ये हो गया। आपको निकालना है W का मान, वेट का मान निकालना है, कितना सुक्रोज भूलेगा तो W का मान, तो W बराबर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W स्मॉल एम अपान 1000 इंटू केबी, ठीक है। तो अब सुक्रोज का स्मॉल एम जो है जिसे मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यह हो गया 342 ग्राम पर मोल, यह होता है। सबका मान रख दो, तो W बराबर डेल्टा टीवी का मान जो माइनस करके आप निकाले हो 0.37, W का मान 500 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वह रख दिए, और यह मॉलिक्यूलर वेट लग दिए सुक्रोज का 342 और 1000 केवी का वैल्यू क्वेश्चन से, ये हो गया आपका 0.52। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो W बराबर आ जाएगा 121.67 ग्राम, ठीक है। तो शुगर की अमाउंट कितना होना चाहिए 121.67 ग्राम होना चाहिए। तो W बराबर डेल्टा टीबी कैपिटल W, ठीक है, यम 1000 इंटू केवी यूज करके आप शुगर का अमाउंट निकाल सकते हैं। सुक्रोज कितना होगा तो 121.67 ग्राम होगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब है 11, यह है आपका क्वेश्चन एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, C6H8O6
के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए परिकन की जिसमें 75 ग्राम एसिटिक अम्ल घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। KF का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो लिखो अब कितना कमी हो रहा है हिमांक में, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हिमांक में, ठीक है, कमी लिखे हैं, गलनांक में अवनमन इसको कहेंगे, हिमांक में कमी या गलनांक में अवनमन। डेल्टा TF दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विलायक जो है CH3COOH का द्रव्यमान, ठीक है, स्कार्बिक अम्ल है तो उसका है 75 ग्राम, ठीक है। 75 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, W1 बराबर 75 ग्राम, ठीक है। विलायक का मोलर द्रव्यमान निकालना है एसिटिक एसिड का, तो ये हो गया CH3COOH का आप निकालोगे तो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब विलेय जो है विटामिन C है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान आप निकालो। विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 निकालोगे आप C6H8O6 का, तो आ जाएगा आपका 176 ग्राम पर मोल, ठीक। क्वेश्चन में KF का दिया है 3.9, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो M2 फार्मूला आप जानते हो कि M2 बराबर 1000 KFW2 अपन W1 इंटू डेल्टा TF। यह फार्मूला आपको पता है कि M2 बराबर 1000 इंटू KF इंटू W2 अपन W1 इंटू डेल्टा TF। तो आपको W2 निकालना है, तो W2 बराबर तो ये हो गया M2 W1 डेल्टा TF अपन 1000 KF। सबका मान रख दो इसमें, तो W2 बराबर M2 का मान 176, W1 का 75, डेल्टा TF का मान 1.5, 1000 और KF का मान 3.9। मल्टीप्लाई करिए, इसका कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो यह आपका W2 बराबर आ जाएगा 5.077 ग्राम, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज करके आप W2 का मान निकाल सकते हैं, तो यह आ गया आपका 5.077 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका निकल गया कि द्रव्यमान की गणना हो गई। एस्कार्बिक एसिड की कितना द्रव्यमान चाहिए, तो 5.077 ग्राम चाहिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखें। यह दिया हुआ है आपको, इतना मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के प्रासरण दाब का पास्कल परिकलन कीजिए। तो प्रासरण दाब आपको निकालना है, पाई का मान निकालना है, ठीक है, पाई का मान। तो प्रासरण दाब पाई बराबर CRT, आप सूत्र जानते हो। पाई का मान कितना होता है, CRT, यह सूत्र आपको पढ़ाया गया है। और C जो है, C बराबर N/V, C बराबर N/V, तो N बराबर W/M। इस फार्मूले का आप यूज करोगे। प्रासरण दाब बराबर पाई बराबर CRT और C बराबर होता है N/V और N बराबर होता है W/M। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो पाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, W/M, ये हो गया N का वैल्यू इंटू V और यह RT। तो पाई बराबर हो गया WV/RT अपान MV/V, ठीक है। अब इसी फार्मूले का यूज करके सबका मान रखोगे, अब आपका आंसर निकलेगा। तो जो सूचनाएं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में उसको पहले नोट करें। तो बहुलक का द्रव्यमान WV बराबर 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। बहुलक का मोलर द्रव्यमान MV यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। विलयन का आयतन दिया है 450 ml, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके 0.45 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर दिया हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़ के तो 310 कैल्विन हो जाएगा। विलयन का स्थिरांक R का मान 8.314 × 10⁻³ पास्कल लीटर पर कैल्विन पर मोल, यह हो गया। अतः प्रासरण दाब पाई बराबर WV/RT अपान MV/V, सब वैल्यू आप रखो। पाई बराबर प्रासरण दाब पाई बराबर WV, ठीक है, 1 ग्राम 1 हो गया। R का वैल्यू आप रखो, ठीक है, T का वैल्यू रखिए, उसके बाद जो है MV का वैल्यू और V का वैल्यू, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो यह पाई का मान निकल जाएगा 30.96 पास्कल, ठीक है। तो 30.96 पास्कल आपका निकल गया प्रासरण दाब। तो यह जो थे आपके NCERT के पाठ्यनिहित क्वेश्चन थे, पेज नंबर 54 के। तो इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन थे आपके पाठ्यनिहित क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको बताया गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को बार बार आप पॉज करके, ठीक है, देखते रहें ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। अब आपको जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।